हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां नया जिला घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां नया जिला घोषित किया है। हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल को अभी हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के घरचोला को भौगोलिक GI टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया है। किस राज्य में मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो यह मिशन अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में अब्दुल्ला परिपोव को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उज्बेकिस्तान देश के प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्ला परिपोव को लगातार तीसरी बार नियुक्त किया गया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने अभी हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। और हाल ही में नागालैंड का 62वां राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो 1 दिसंबर को अभी हाल ही में नागालैंड का 62वां राज्य दिवस मनाया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 2 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संधि यानी UNCCD में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सऊदी अरब के रियाद में अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन शुरू हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों का 16वां सम्मेलन सऊदी अरब के रियाद में शुरू किया गया। और बात करें फ्रेंड्स, यह सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो यह सम्मेलन 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2024 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन के विषय की बात करें तो हमारी भूमि हमारा भविष्य इस सम्मेलन का विषय है। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना साल 1994 ईस्वी में हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स, UNCCD COP16 के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके प्रमुख लक्ष्य की बात करें फ्रेंड, तो वैश्विक भूमि पुनरुद्धार पहलों में तेजी लाना और सूखे और भूमि क्षरण के विरुद्ध
लचीलापन बढ़ाना और 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का टाइटल सम्मेलन से रिलेटेड था, तो हम लोग जो अभी हाल ही में 2024 में सम्मेलन आयोजित किए गए हैं उन सब का रिवाइज कर लेते हैं। तो एशियन सम्मेलन 2024 यह लाओस के वियंतियाने में इसको आयोजित किया गया और 19वां G20 सम्मेलन 2024 यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में इसको आयोजित किया गया है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन यह रूस के कजान में इसको आयोजित किया गया और 50वां G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन इसे इटली के पशानो अपुलिया में इसको आयोजित किया गया और 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इसे कजाकिस्तान के अस्ताना में इसको आयोजित किया गया और नाटो सम्मेलन 2024 का आयोजन USA के वाशिंगटन DC में इसको आयोजित किया गया है और 6वां स्क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन USA के डेलावेयर में इसको आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसको आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी सांची शहर में अभी हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के सांची में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस महोत्सव में श्रीलंका, वियतनाम, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड सहित कई अन्य देशों के बौद्ध अनुयायी शामिल हुए हैं और फ्रेंड्स इस महोत्सव को सांची महोत्सव भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत सन 1952 ईस्वी में हुई थी। बात करें फ्रेंड्स सांची के स्फूर्त मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची के स्फूर्त मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है और सांची के स्फूर्त का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए सांची स्फूर्त की खोज सर हेनरी टेलर ने सन 1818 ईस्वी में की थी। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित था, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी में हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में ओमकारेश्वर में किया गया और बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन अभी हाल ही में ग्वालियर में किया गया। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये आप लोगों को जो सर्कल में पीले कलर में दिख रहा है यह मध्य प्रदेश राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी द रेलवे मैन वेब सीरीज को अभी हाल ही में OTT अवार्ड्स 2024 का बेस्ट सीरीज अवार्ड दिया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया और हीरा मंडी द डायमंड बाजार को 16 श्रेणियों में सबसे ज़्यादा नामांकन मिले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के सभी विजेताओं को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ सीरीज का अवार्ड द रेलवे मैन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कॉमेडी में गन्स एंड गुलाब्स के लिए राजकुमार राव को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी में गुल्लक सीजन 4 के लिए गीतांजलि कुलकर्णी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में
स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के लिए गगनदेव रियार को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए मनीषा कोइराला को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का अवार्ड यह मामला लीगल है इस सीरीज को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीरीज की बात करें फ्रेंड तो काला पानी के लिए समीर सक्सेना और अमित गोलानी को दिया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं का ग्रामीण बैंक में खाता है उन्हें स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये ऋण प्रदान किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग राज्यों की प्रमुख योजनाओं का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यह झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और मिशन अरुण हिमवीर यह अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यह असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लाडला भाई योजना और माझी लड़की बहन योजना यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अपना विद्यालय कार्यक्रम यह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी माई युवा योजना यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और सीएम सात योजना इस योजना की शुरुआत त्रिपुरा राज्य सरकार ने किया है। नियुक्त मोहिना योजना यह असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। युवा निधि योजना यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सड़क सुरक्षा बल यह पंजाब राज्य सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। और कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है माधव राष्ट्रीय उद्यान को किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को अभी हाल ही में राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य होगा। और बात करें फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। और इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 1751 वर्ग किलोमीटर होगा। अच्छा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के जो अन्य 7 टाइगर रिजर्व हैं उसको भी जान लेते हैं। तो बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, कान्हा, सतपुड़ा और वीरांगना दुर्गावती यह मध्य प्रदेश के अन्य 7 टाइगर रिजर्व हैं। और आप लोग यह भी जानते रहिए कोनो राष्ट्रीय उद्यान यह देश में चीतों का एकमात्र निवास स्थान है जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग बाघों की संख्या में टॉप 5 राज्यों को जान लेते हैं। कौन से राज्य में कितने बाघ हैं? तो इस लिस्ट में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है जहां पर बाघों की संख्या टोटल 785 है। और वहीं दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जहां पर टोटल बाघों की संख्या 563 है। और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है जहां पर टोटल बाघों की संख्या 560 है। और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां पर टोटल बाघों की संख्या 444 है। और वहीं इस लिस्ट में 5वें स्थान पर तमिलनाडु है जहां पर टोटल बाघों की संख्या 306 है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत और किस बैंक ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी केंद्रीय बैंक और एशियाई विकास बैंक ने अभी हाल ही में भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी फसल किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ेगी और फसल जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली बनेगी। और यह परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर स्वास्थ्य पौधा कार्यक्रम यानी CPP का समर्थन करेगी, जो पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देती है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुई थी और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और बात करें एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो टोटल इसके 69 देश सदस्य हैं, और जिसमें इजराइल एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। और एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मसातो कांडा, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। और आप लोग यह भी जानते हैं फ्रेंड्स, भारत एशियाई विकास बैंक का एक संस्थापक सदस्य था और अब चौथा सबसे बड़ा शेषधारक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में टाटो आई जल विद्युत परियोजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 1750 करोड़ रुपए की मंजूरी अभी हाल ही में मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में टाटो आई जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूर किए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियोनी जिले में टाटो आई जल विद्युत परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1750 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इस परियोजना को पूरा होने में करीब 50 महीने लगने की अनुमान है। अच्छा फ्रेंड्स, इस परियोजना से जुड़े कुछ और खास बातों को जान लेते हैं। तो यह परियोजना 186 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली है। इससे 802 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन होगा और इस परियोजना से राज्य में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और राष्ट्रीय ग्रिड भी संतुलित होगा। और इस परियोजना का क्रियान्वयन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के जरिए होगा। इस परियोजना से राज्य को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी। और बात करें फ्रेंड्स इस परियोजना के उद्देश्य की, तो क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित था, तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू है। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो कैवल्य त्रिविक्रम पनाइक, यह अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो 9वें पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचपू सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। की पन्यूर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला और बिचोम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। और ये फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अर्जुन एरिगैसी। इन्होंने अभी हाल ही में शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 1 दिसंबर 2024 को ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने
शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग को पार करने वाले भारत के दूसरे और विश्व के 16वें खिलाड़ी बन गए हैं। और पहले भारतीय की बात करें फ्रेंड्स तो विश्वनाथ आनंद है जिन्होंने यह उपलब्धि पहले हासिल किया था। और वर्तमान रेटिंग की बात करें तो 2801 रेटिंग के साथ अर्जुन एरिगेसी दुनिया में चौथे स्थान पर है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अर्जुन एरिगेसी की उल्लेखनीय उपलब्धियों को भी जान लेते हैं। तो इसी वर्ष के शुरू में हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। और विश्व रैंकिंग की बात करें तो मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं, इनके टोटल अंक 2831 है और इसी अंकों के साथ यह पहले स्थान पर है। और वहीं यूएसए के फेबियानो कारुआना 2805 अंकों के साथ यह दूसरे स्थान पर है। और यूएसए के ही हिकारू नाकामुरा 2802 अंकों के साथ यह तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जय शाह ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। और जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय बने हैं। और जय शाह आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं और इनकी उम्र मात्र 36 साल है। और आप लोग यह भी जानते रहिए फ्रेंड्स, जय शाह आईसीसी के 16वें चेयरमैन बने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 15 जून सन 1909 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। और इसके वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो टोटल इसके 108 सदस्य देश हैं। और इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह अभी हाल ही में यह नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 3 दिसंबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस एक संयुक्त राष्ट्र दिवस है जो हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस के वर्ष 2024 की थीम की बात करें तो समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाना, यह वर्ष 2024 की इस दिवस की थीम है। साल 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और साल 1983 से 1992 दशकों को विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। और आप लोग यह भी जानते रहिए फ्रेंड्स, साल 1992 से हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 4 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसकी मेजबानी चेन्नई कर रहा है। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया है? तो ट्विंकल खन्ना ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस देश में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? भारत ने अभी हाल ही में फॉक्सकॉन ने 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। हाल ही में आर सुब्बा लक्ष्मी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी शेन डोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वेस्टइंडीज देश के खिलाड़ी शेन डोरिस ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाकर कितने प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है? तो 35% जीएसटी बढ़ाने की उम्मीद है।
एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में किसने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने कांस्य पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।